ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सत्य प्रकाश सर AWS के अंदर EKS के बारे में, इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस के बारे में, राइट। तो ज़रा हम लोग कुबरनेटिस जो है उसको और AWS का जो कुबरनेटिस है इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो हमें थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट होता है और कब कौन सा यूज़ होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ आपसे कुबरनेटिस के बारे में, तो कुबरनेटिस का हमने जब इंट्रोडक्शन देखा था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कुबरनेटिस क्या है, एक ओपन सोर्स कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, मल्टीपल कंटेनर को मैनेजमेंट करने के लिए यूज़फुल होता है। दूसरी चीज़ आपका जो कुबरनेटिस है ये क्या है, कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए, स्केल करने के लिए और मैनेज करने के लिए बनाया गया है कुबरनेटिस, राइट। इसी तरीके से कुबरनेटिस को हम क्या करते हैं, अपने लोकल सिस्टम पे ऑन प्रीमाइज सर्वर या फिर किसी क्लाउड प्रोवाइडर जैसे AWS, अजोर, गूगल क्लाउड, इनमें इंस्टॉल करके रन कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो कुबरनेटिस क्या है, खुद एक सॉफ्टवेयर है जो क्लस्टर मैनेज करता है, राइट। कंट्रोल प्लेन और वर्कर नोड या फिर आपका जो कंपोनेंट होते हैं उनको मैनेज करने के लिए कुबरनेटिस खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये तो बात हुई क्या कुबरनेटिस क्या है, कैसे काम करता है, ये चीज़ हमने पूरा 1 महीने का जो ड्यूरेशन था उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस किया। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं EKS के बारे में, इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस के बारे में। तो हमारी सर जो EKS है AWS की एक मैनेज्ड कुबरनेटिस सर्विस है। EKS क्या है सर, इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस जिसे हम लोग बोलते हैं, ये AWS की एक मैनेज्ड कुबरनेटिस सर्विस है। इसमें क्या होता है, आपको कंट्रोल प्लेन मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्या होता है सर, इसमें कंट्रोल प्लेन मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। AWS खुद ही क्या करता है, मास्टर नोड या कंट्रोल प्लेन जो होता है उसको मैनेज करता है AWS। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा हम इसको सिर्फ वर्कर नोड EC2 या फारगेट सेटअप करना होता है, तो उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि भाई हमें कितने मास्टर नोड कितने वर्कर नोड बनाने हैं, या फिर आप चाहो तो इसको सर्वरलेस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, तो आप इसको फारगेट पे भी रन कर सकते हो, किसको, अपने वर्कर नोड को। और EKS में हमको जो AWS की नेटिव सर्विसेज हैं उनको इंटीग्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे IAM सर्विस हो गई, क्लाउड वॉच हो गया, इलास्टिक लोड बैलेंसर हो गया, BPC हो गई, ऑटो स्केलिंग हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है सर, हम EKS के साथ ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसा कि अपन ने देखा था, एक प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे थे जब स्टोरेज का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने PV एंड PVC का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, राइट। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हमारा जो EBS वॉल्यूम है वो ऑटो क्रिएट नहीं हो पा रहा था या इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा था। तो ये चीज़ अगर हम EKS में करेंगे तो ये ईजिली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AWS जो है वो अपनी नेटिव सर्विसेज को EKS के साथ इंटीग्रेशन का ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये तो था कि भाई हमारा कुबरनेटिस और EKS दोनों में क्या डिफरेंस है। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं कि अगर हमको EKS क्लस्टर, इलास्टिक कुबरनेटिस क्लस्टर क्रिएट करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल तरीके यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से पहला नंबर आता है सर AWS कंसोल का। किसका? AWS कंसोल। AWS कंसोल का यूज़ करके क्या कर सकते हैं सर, आप EKS क्लस्टर क्रिएट कर सकते हो। नंबर 2 पे आता है सर, आप क्या कर सकते हो, AWS CLI का यूज़ कर सकते हैं। आप AWS CLI से भी EKS क्लस्टर सेटअप कर सकते हो। नंबर 3 पे आता है सर, यहाँ पर हमारे पास EKS CTL। इससे भी आप क्या कर सकते हो, कुबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप कर सकते हो AWS क्लाउड के अंदर। और जो कंपनी के अंदर या बाकी जगह पे यूज़फुल होता है और रिकमेंडेड होता है सर, वो आपका EKS CTL ही होता है। जब हम बात कर रहे होते हैं EKS के बारे में, तो EKS के अंदर EKS CTL जो है यही बेस्ट ऑप्शन होता है, ये पॉपुलर है और रिकमेंडेड है। 4th नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आता है कि आप टेराफॉर्म का यूज़ कर सकते हो। 5th नंबर पे ऑप्शन आता है आप क्लाउड फॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हो। ये आपके पास इतने सारे ऑप्शन है आपको एक EKS क्लस्टर सेटअप करने के। बात आई समझ में यहाँ तक सत्य प्रकाश सर? ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम कि हमारा जो आर्किटेक्चर होता है कंपनी के अंदर वो किस तरीके का होता है, प्लस दूसरी चीज़ हमारा EKS के अंदर जो वर्कर नोड होते हैं वो कहाँ पर रन होते हैं, राइट। तो ये चीज़ हम समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझें कि EKS के अंदर सर जो आपका वर्कर नोड होता है वो 2 तरीके से रन कर सकते हो आप। नंबर 1 पे आता है वर्कर नोड इन EC2, ठीक है।
आप EC2 के अंदर वर्कर नोड रन कर सकते हो। दूसरा आता है कि आप वर्कर नोड जो है फारगेट के अंदर कर सकते हो। क्या कर सकते हैं सर आप? फारगेट के अंदर रन कर सकते हो। लेकिन जो फारगेट है इसमें एक एडवांटेज और मिल जाता है कि आपको नंबर ऑफ सर्वर मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि फारगेट क्या है सर? आपका सर्वरलेस है। तो मान लीजिए कल को आपके पास हज़ारों नोड आ जाएं, या नोड नहीं बोलूँगा मैं, पॉड बोल रहा हूँ। अगर आपके पास 1000 पॉड आ जाएं तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि कितने नोड आपको कॉन्फ़िगर करने। क्यों? क्योंकि आपका सर्वर जो है वो फारगेट पे रन हो रहा है। तो फारगेट सर्वरलेस सर्विस है, तो बैकएंड से वो क्या करेगा? स्केल अप स्केल डाउन मैनेजमेंट करेगा। तो बात आती है कि सर फारगेट क्या हम EKS पे ही यूज़ करते हैं? नहीं, आप चाहो तो फारगेट को कहीं भी यूज़ कर सकते हो। चर आपकी जब माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की बात आती है तो फारगेट आप EKS के केस में भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप AWS का कंटेनर सर्विस यूज़ कर रहे हो जिसे हम लोग ECS के नाम से कॉल करते हैं, वहाँ पर भी आपका AWS का फारगेट सर्विस यूज़फुल होता है। क्यों? क्योंकि वो भी आपका माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर होता है। समझ में आए? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है कि आपका जो EKS है क्या वो ओनली फॉर AWS क्लाउड के लिए बना है, या फिर अदर क्लाउड के साथ भी हम यूज कर सकते हैं EKS? आपका क्या ओपिनियन है सत्य प्रकाश सर? EKS को तो आप AWS क्लाउड के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके दो रीज़न है। देखो क्या होता है, जनरली आपका जो EKS है वो AWS के लिए ही बनाया गया है और हम AWS पे ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें क्या करना हो, AWS के बाहर कहीं आउटसाइड पे यूज़ करना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। बट AWS क्या बोलता है, फिर वो EKS नहीं रहेगा, EKS एनीवेयर के नाम से आएगा। किस नाम से आएगा सर? EKS एनीवेयर के नाम से आएगा। तो उसका यूज़ कर सकते हो। या फिर एक और कॉन्सेप्ट देता है AWS, EKS-D। ठीक है, तो EKS-D का यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है तो बाहर अपना कुबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। अब बात आती है कि हमारे पास कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो वो सारे कंपोनेंट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा आते हैं पहले यहाँ पर और आर्किटेक्चर समझते हैं सर। तो ये हमारा आर्किटेक्चर है। कंपनी के अंदर इसी तरीके का आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, एक बैसन BPC करके बनाया हुआ है। ये बैसन BPC जो है सर, इसके अंदर मेरा मास्टर नोड होगा जिसे हम लोग कंट्रोल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से बैठ के मैं क्या करूँगा, EKS-CTL की कमांड एग्जीक्यूट करूँगा। क्या करेंगे सत्य प्रकाश जी? हम लोग यहाँ से बैठ के EKS-CTL की कमांड रन करेंगे। तो यहाँ पर PPC, सबनेट, इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे, वर्कर नोड सब कुछ कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ये खासियत है इसकी कि आपको यहाँ पर जो है तो BPC सबनेट कुछ भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली क्या करोगे, AWS EKS-CTL कमांड चलाओगे। उस कमांड के थ्रू ये वर्कर वाला जो कंपोनेंट बोल दो, ये वर्कर वाला जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा सेटअप होके आ जाएगा हमारे सामने। समझ में आए? ठीक है। अब बात आती है कि सर यहाँ पर ऐसा ज़रूरी है कि एक ही बार में सारा कुछ आ जाए? नो, यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं सर आपके पास। अगर आप AWS EKS-CTL से कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिक सब क्रिएट होके आ जाएगा। या फिर आप अगर AWS मैनेजमेंट कंसोल से कर रहे हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारे तामझाम करने पड़ते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ से इंटरव्यू का एक क्वेश्चन भी उठ के आता है कि जब हम लोग ये क्या बोलते हैं EKS क्लस्टर सेटअप करते हैं तो वहाँ पर आपको कितने टाइप के रोल बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सर हमें दो टाइप के रोल बनाने होते हैं। एक हमारे मास्टर नोड के लिए अलग रोल होता है और हमारे वर्कर नोड के लिए अलग रोल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, क्योंकि यही वो चीज़ें अलग हैं जो आपके एक कुबरनेटिस क्लस्टर और EKS क्लस्टर सेटअप करते टाइम डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए आते हैं ज़रा और इस चीज़ को अपन करेंगे प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले कुछ नहीं करता हूँ सर, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं अपना AWS अकाउंट। तो मुझे हरीश जी ने AWS अकाउंट दिया हुआ है, तो आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे आप AWS कंसोल में।
53500288672। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं हम और साइन इन कर लेते हैं। चलिए, अच्छा अब मुझे एक चीज़ बताएं, अकॉर्डिंग टू डायग्राम यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये जो सिंबल है ये किस चीज़ का है, कोई बता सकता है मुझे? कौन सा सर? ये जो ब्लू कलर का जहाँ पर मेरा कर्सर, Cloud9 का। बिल्कुल परफेक्ट। तो Cloud9 क्या है सर? ये एक आपका टेक्स्ट एडिटर है। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो आपका जो Cloud9 है वो क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है जिसे आप लोग समझ सकते हो कि इसे हम लोग आईडी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो होता है, विजुअल स्टूडियो कोड का सौतेला भाई समझ लो सीधी सी भाषा में, ठीक है। तो जो Cloud9 है वो आपका क्या है, एक आईडी है जो क्लाउड के अंदर मिलती है। तो हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर आपको Cloud9 पे जाना है, वहाँ पर एक EC2 इंस्टांस सेटअप करना है जो कि एज अ बेसन होस्ट ट्रीट करेंगे हम लोग, और इस बेसन होस्ट पे बैठ के हम लोग हमारा इस पूरा EKS क्लस्टर का सेटअप करेंगे। तो आ जाते हैं यहाँ पर, सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्च करना है सर Cloud9, ठीक है। ये क्या कहानी है हरीश जी? तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना, Cloud9 सर्च करेंगे, ठीक है। ये क्या बोल रहा भाई, इसमें अभी भी परमिशन नहीं है, रूट अकाउंट में नहीं है परमिशन, फिर किसमें परमिशन होगी? चलिए जरा अभी IM यूज़र से ही लॉगिन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, हम एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे। वो EC2 इंस्टांस जो होगा सर हमारा एज अ बेसन होस्ट ही समझ सकते हो आप, उस पर ही बैठ के हम लोग कमांड चलाएंगे EKSCTL की। तो यहाँ पर आएंगे, अभी आपके पास कोई भी इंस्टांस रनिंग नहीं है तो आपको क्या करना है, एक EC2 इंस्टांस लॉन्च कर लेना है। तो लॉन्च EC2 इंस्टांस पे क्लिक करें आप। इसका नेम दे देता हूँ मैं Cloud9, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पर आपका इंस्टांस का टाइप ये सब दे दीजिए। की पेयर कहेंगे, आपका की पेयर आएंगे यहाँ पर। की पेयर मेरे पास किसी नाम से है क्या, नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, न्यू क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नेम दे देता हूँ सर मैं, की का नेम है EKS.pam।
उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप में SSH ये सब अलाउ कर दिया अपन ने, डन। तो आपका एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है सर, तो इसका कॉपी कर लीजिए पब्लिक आईपी। ठीक है, तो यहाँ पर आप बारिश तो इस साल बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है, हर जगह बारिश बारिश बारिश। यहाँ तो हैदराबाद में तो कभी भी हो जाती है और बंद हो जाता है। नो प्रॉब्लम। सो देखो यहाँ पर हमने क्या किया है सर, एक EC2 इंस्टांस क्रिएट कर लिया है। इस EC2 इंस्टांस पे बैठ के हमें क्या करना है, एक क्लस्टर क्रिएट करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखो, ये आपका एक EC2 इंस्टांस है। इस EC2 इंस्टांस का यूज़ करके आप क्या करोगे सर, एक EKS क्लस्टर क्रिएट करोगे। ठीक है, तो EKS क्लस्टर जब आप क्रिएट करोगे सर, तो उसके लिए आपको किस अकाउंट पे क्रिएट करना है, उस अकाउंट का क्रीडेंशियल देना पड़ेगा। यस और नो सत्य प्रकाश जी, वैभव जी, हरीश जी? राइट, आपको एक्सेस की सीक्रेट की देना पड़ेगा। बट मैं क्या चाहता हूँ यार, मुझे ना एक्सेस की सीक्रेट की नहीं देना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ सर, यहाँ पर पता है, मैं एक IAM रोल क्रिएट कर लूँगा। क्या करूँगा सर, मैं एक IAM रोल क्रिएट कर लूँगा और उस IAM रोल के थ्रू क्रिएट करवा दूँगा। क्या करूँगा, मैं एक IAM रोल क्रिएट करके उस IAM रोल के थ्रू परमिशन दे दूँगा, तो ये तरीका भी काम कर जाएगा। समझ में आया? चलिए, तो आते हैं ज़रा यहाँ पर और विज़िट करेंगे हम IAM सर्विस को, और उस IAM सर्विस पे आप क्या करेंगे, परमिशन दे देंगे, तो वो आपका क्रिएट करके आ जाएगा। तो उससे पहले एक काम करो, आप यहाँ पर kubectl और EKSCTL ये इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए EKSCTL। चलिए, तो यहाँ पर आ जाते हैं सर। यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंस्टॉलिंग kubectl एंड EKSCTL। तो देखो यहाँ से आप वर्जन चेक कर सकते हो इंस्टॉल्ड है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर आप किस पे इंस्टॉल करना चाहते हो, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज़ करके आप इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। तो ये डॉक्यूमेंटेशन अपन फॉलो करने वाले हैं, किसके लिए, kubectl एंड EKSCTL यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर आ जाइए आप, और क्या करना है आपको, एक IAM रोल क्रिएट करना है। क्या करना है सर आपको, एक IAM रोल क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप सर्च करें IAM। तो यहाँ पर रोल्स पे आइए आप, और क्रिएट रोल पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर देखो यूज़ केस, तो आप किसके लिए, EC2 के लिए कर रहे हैं, तो EC2। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे आएंगे, और यहाँ पर आपको क्या करना है, परमिशन असाइन करना है। क्या करना है सर, यहाँ पर आपको आके परमिशन असाइन करना, राइट। तो यहाँ पर आ जाइए और आपको मिल जाएगा क्लस्टर रोल करके।
CNI ठीक है, कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस पॉलिसी है। उसके बाद यहाँ पर आपका EKS ब्लॉक स्टोरेज पॉलिसी है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, लोड बैलेंसिंग पॉलिसी, लोकल आउट पोस्ट पॉलिसी, देन उसके बाद EKS सर्विस पॉलिसी है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर वो पॉलिसी छोड़ो, आप एडमिनिस्ट्रेटर ही दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया सर, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे दिया रोल को। रोल का नेम क्या दे देते हैं हम, EKS आइकन रोल दे दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए और क्रिएट कर दीजिए रोल, तो आपका रोल यहाँ पर क्रिएट होके आ जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पर आएंगे आप इंस्टांस पे और अपना इंस्टांस को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर एक्शन पे आएंगे, सिक्योरिटी पे आएंगे और यहाँ पर मॉडिफाई IAM रोल, और आपको रोल देना है। तो हमने किस नाम से बनाया सर, EKS रोल के नाम से क्रिएट किया था, अपडेट कर दिया। तो अब इसको परमिशन है, ये सब कुछ कर सकता है, राइट। आपका EC2 सब कुछ परमिशन आपने दे दिया है और इसका यही बटन की रहेगा कि बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। एक मिनट रुको, रिकनेक्ट करना पड़ेगा इसको। CMD नहीं है, CD डाउनलोड SSH EC2 हाइफन यूज़र @public IP हाइफन आई की का नेम क्या रखा था, EKS.10, राइट। चलिए, तो यहाँ पर आ गए हैं सर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी जो कमांड्स है वो एग्जीक्यूट करनी है सेटअप वाली। तो यहाँ पर आएंगे आप और डाउनलोड द kubectl बाइनरी फॉर क्लस्टर कुबरनेटिस वर्जन फ्रॉम Amazon S3, राइट। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो सर, आप जो है तो इसको डाउनलोड करना स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप एक मिनट रुकना, मैं ज़रा यहाँ पर ना दूसरा डॉक्यूमेंटेशन ओपन, स्क्रीन विजुअल आपसे भी, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या करना है, लिनक्स के लिए लेना है, राइट। तो लिनक्स का AMD 64 चूज़ किया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको कमांड मिल जाएगी और आप इसमें से कोई से भी वर्ज़न ले सकते हो। अभी लेटेस्ट वर्ज़न जो है उसको डाउनलोड करने के लिए कौन सा 1.34 है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है सर, कभी भी ना लेटेस्ट वर्ज़न तुरंत यूज़ करना स्टार्ट नहीं करते जब तक कि वो एक स्टेबल वर्ज़न नहीं बन जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करें, बेटर होगा कि 1.33 वर्ज़न ले लीजिए। तो इसको लिया आपने और यहाँ पर कर दीजिए पेस्ट, कर दीजिए एंटर। तो ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और वंस ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे आना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट देखो, ये सब वर्जन है, इन वर्जन को स्किप करें। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑप्शनल वेरीफाई डाउनलोड, राइट। तो आपको अगर वेरिफिकेशन करना है कि भाई ये डाउनलोड हुआ है कि नहीं, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। आप चाहो तो इसका सी के सम वैल्यू चेक कर सकते हो, राइट। चेक सम वैल्यू जो होती है वो डाउनलोड बाइनरी की कमांड चेक करने के लिए होता है, जो कि आई थिंक अपन ने किसी टॉपिक में पढ़ा था चेक सम के बारे में। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि उसको वेरिफिकेशन अगर करना हो तो आप क्या कर सकते हो, चेक सम वैल्यू का यूज़ कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आपको यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको करता हूँ, तो कर दीजिए एंटर। तो ये आपको वैल्यू मिल रही है और इस वैल्यू को आप वेरीफाई कर लो कि ये आपका सेम है या नहीं। अगर सेम होगा तो दैट मीन्स कि बाइनरी करप्ट नहीं हुई, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम है।
फिर उसके बाद क्या कर रहा है, अप्लाई एग्जीक्यूट परमिशन टू बाइनरी, तो आपको एग्जीक्यूशन परमिशन देनी पड़ेगी बाइनरी को। तो आप इसको कर दीजिए एग्जीक्यूशन की परमिशन। जब एग्जीक्यूशन की परमिशन आप दे दोगे, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, कॉपी द बाइनरी टू फोल्डर इन एयर पाथ। सो ये आपको कॉपी करना है, ये मैंडेटरी है, क्योंकि आप जैसे लिनक्स बोल रहा हूँ, विंडोज़ के अंदर आप लोग देखते हैं उसमें क्या होता है सर, जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो उस सॉफ्टवेयर को उसके एनवायरनमेंट वेरिएबल पे ऐड करना होता है। तो आप क्या यूज़ करते हैं सर, एनवायरनमेंट वेरिएबल पे जाके ऐड करते हैं। तो ऐसे ही आपको ये पाथ पे जाके सेट करना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आ जाइए और आप इसको कॉपी करके कर दीजिए रन, राइट। तो यहाँ पर आपको जो है तो कॉपी एंड रन, ठीक है, एंटर। तो ये आपने कर दिया इसको डन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है सर, एक्सपोर्ट कमांड से यूज़ कर लें आप यहाँ पर, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं, नीचे दिया है यही को, राइट। तो ये आपका पाथ पे सेट कर दें और यहाँ पर कर दीजिए डन। तो ये आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये क्या स्टेप बोल रहा है, उस डॉक्यूमेंटेशन पे देखो, नेक्स्ट स्टेप के लिए जो भी बोला गया उसको फॉलो करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, कहाँ गया ये, अब बोल रहा है कि भैया ये आपका डाउनलोड हो चुका है क्यूब CTL वगैरह, राइट। और ये उसका 64 हो गया, नो प्रॉब्लम। फिर ये वेरिफिकेशन के लिए हो गया, ये भी कर दिया डन, नो प्रॉब्लम। और ये विंडोज़ के स्टेप आ गए, राइट। तो नो प्रॉब्लम, इसका मतलब आपका यहाँ पर सारा कुछ कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब जस्ट आपको क्या करना है सर, वर्जन चेक कर लीजिए। क्या कर दीजिए सर, वर्जन चेक कर लीजिए, राइट। तो वर्जन चेक करने के लिए यहाँ पर कमांड होती है क्यूब CTL वर्जन। तो ये आपको क्या करेगा, वर्जन दिखा देगा, क्यूब CTL वर्जन। तो ये आपको क्यूब CTL का जो भी वर्जन है वो आपको दिखा रहा है। तो देखो आपने V1.33 वर्जन इंस्टॉल किया था, तो यही वर्जन आपके पास इंस्टॉल होके आ चुका है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास क्यूब CTL इंस्टॉल हो चुका है, राइट, सक्सेसफुली। अब यहाँ पर मैंने बोला कि एक कमांड चलाते हैं EKSCTL। तो देखो क्या EKSCTL मिल रही है आपके पास, नहीं। इसका मतलब ये है कि अभी आपके पास क्या करना पड़ेगा सर, EKSCTL भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, आपको EKSCTL भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, डॉक्यूमेंटेशन पे ही मिल जाएगा आपको EKSCTL का, ठीक है। तो कहाँ गया, ये क्यूब CTL था, दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन करना पड़ेगा, EKSCTL इंस्टॉल। तो यहाँ पर आएंगे आप, ये क्यूब CTL का डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है सर। कहाँ गया, क्यूब CTL का, ये नॉट प्रॉब्लम। ये यहाँ पर आ गया सर आपका EKSCTL का, राइट। तो ये आपका इंस्टॉल EKSCTL। डॉकर फिश पावर शेल,
हाँ भैया वही यहाँ पर डॉक्यूमेंट में चेंजेस हो गया तो ये तो डायरेक्ट डाउनलोड कर रहा है वही विंडो के लिए, हमें विंडो का थोड़ी चाहिए। यहाँ पर गिटहब का डायरेक्ट ऑप्शन एक मिनट रुकना सर जरा। URL में मतलब क्या चेंज कर दिया इसमें डॉक्यूमेंटेशन में। ये भी नहीं चल रहा दिक्कत।
चलिए, तो EKS CTL वर्जन हमने इंस्टॉल किया, तो हमारे पास EKS का CTL इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आ जाएंगे इसके डॉक्यूमेंटेशन पे। यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्रिएट फर्स्ट क्लस्टर, ये सारी चीज़ें, राइट। तो यहाँ पर क्लस्टर पे आएँ, यहाँ पर आ रहा है क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग क्लस्टर, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको दिए हैं। आप चाहो तो इसको यामल फाइल में भी लिख सकते हो, बिना यामल फाइल के लिखना तो बिना यामल फाइल के भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में आया सर? तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन पे आना है, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग करके आएगा इस पर। तो EKS क्रिएट क्लस्टर, और उसके बाद क्लस्टर का नेम क्या देना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, राइट। लाइक जोन वगैरह वो सब देना है। तो CLI से ही अपन डायरेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं कमांड चलाता हूँ, EKS CTL। चलिए, तो यहाँ पर रन करो इस कमांड को, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 15 से 20 मिनट का टाइम ले लेता है क्लस्टर क्रिएट करने में। ठीक है सर, तो ये चीज़ आपको वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ये क्या करता है, पूरा का पूरा आपका स्टैक वगैरह क्रिएट करता है, क्लाउड फॉर्मेशन का जो फंडामेंटल है वो। तो जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ और क्लाउड फॉर्मेशन में आपको दिखाता हूँ, तो उसमें आपको सारा स्टैक वगैरह क्रिएट होता हुआ दिखेगा। देखो दिखा रहा है बिल्डिंग क्लस्टर स्टैक EKS CTL विवेक क्लस्टर करके आएगा। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर विजुअल हो जाएंगी। ठीक है, सो मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोग जब जी जी। और हम चेक कहाँ कर रहे थे, नॉर्दर्न वर्जीनिया में। तो देखो आ गया यहाँ पर, ये अभी क्रिएटिंग है, यहाँ पर टाइम लेता है। वही मैं सोच रहा कि ये इतना टाइम क्यों ले रहा है। देखो क्लस्टर का नाम वही आया है। अभी ये स्टैक में भी आप यहाँ पर चेंज करो रीज़न, तो स्टैक भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्रिएशन इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। यहाँ पर आएंगे आप, देखो इवेंट में आओ, यहाँ पर दिखा रहा है आपको सारा कुछ। नेट गेटवे बन गया है, पब्लिक सबनेट बन गया है, उसके बाद यहाँ पर पब्लिक सबनेट राउट टेबल बन गया, कंट्रोल प्लेन अभी क्रिएशन हो रहा है। सब कुछ आप यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हो, A to Z। BPC अभी क्रिएशन है, नेट IP अभी क्रिएशन पे, प्रोग्रेस पे। तो ये टाइम लगता है, बहुत सारे रिसोर्सेज कन्फिगर होते हैं। सो वेट करें, 2 4 5 मिनट में हो जाना चाहिए। वैसे 10 से 15 मिनट लगता है टोटल टाइम इस पर, तो 5 7 मिनट तो आई थिंक अपना हो गया है। ठीक है, सो वेट करो, मैं पानी पी लेता हूँ। देखो वो जो अपन ने बात किया था ना सर, सत्य प्रकाश सर, BPC CNI वगैरह, वो सब यहाँ पर देखो क्रिएट हो रहा है। पूरा A to Z ये खुद ही क्रिएट करता है। यहाँ पर आप इवेंट्स पे आके चेक कर सकते हो क्या चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं, क्या चीज़ें क्रिएट हो रही हैं।
देख रहे हो इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इसलिए ये क्या करता है, इतना टाइम लग जाता है इसको कॉन्फ़िगर होने में। जब सारा कुछ कॉन्फ़िगर क्रिएट हो जाएगा, फिर आप यहाँ पर जो भी kubectl वाली कमांड्स थी, kubectl गेट पॉर्ट गेट नोड, वो सब यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगी आपकी। फिर सो वेट करें, इसको कंप्लीट होने पे फिर अपन देखेंगे कि हमारे पास कितने नोड बन के आए कितने नहीं। अभी भी इसलिए वेटिंग कर रहा है। देखो तो सर, ये आपका जो क्लस्टर है, ये कंट्रोल प्लेन ये हो चुका है। अब ये नोड ग्रुप जो वर्कर नोड है वो क्रिएट हो रहे हैं। बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो आपके पास, आप ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हो, आपको लेटेस्ट वर्जन में अपग्रेड करना है, ऑटोमेटिक आपके सामने ऑप्शन आ रहा है अपग्रेड नाउ का। तो ये एडवांटेज होते हैं आपके ई के एस यूज़ करने के, इसलिए बहुत सारी कंपनियां जो है आज के टाइम पे ई के एस को प्रीफर करती हैं। हाँ, टाइम लेगा क्रिएट होने में, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट आर्किटेक्चर है। ये अपन जहाँ से कमांड चला रहे हैं, ये हमारा बैशन होस्ट है। ओके। और ये जो दो बन के आए हैं आपके पास, ये आपके पास बन के आए वर्कर नोड।
तो इनके बारे में डिटेल में देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये सारे पॉड्स बन के आए हैं आपके पास डिफ़ॉल्ट, जो मैंने बताया आपको कि डिफ़ॉल्ट पॉड क्रिएट होते हैं जिनके अंदर मैट्रिक सर्वर होता है वो सारे। तो देखो ये आपका मॉनिटरिंग करता है, तो मॉनिटरिंग करने के लिए मैट्रिक सर्वर यहाँ पर बना के देता है। फिर उसके बाद कोर डीएनएस होता है, AWS का नोड होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप इस पर डिफाइन करोगे मास्टर नोड वर्कर नोड कौन सा यूज़ होना है। तो यहाँ पर जैसे आ जाइए, ये आपका क्लस्टर है, इस क्लस्टर के अंदर आएंगे और यहाँ पर रिसोर्सेस पे आएंगे आप। तो सॉरी, रिसोर्सेस पे नहीं, कंप्यूट पे। ठीक, तो यहाँ पर आएंगे कंप्यूट पे। तो देखो ये आपके पास एक आया है नोड ग्रुप करके, जिसके अंदर क्या है, दो आपके बने हुए हैं। तो ये क्या है सर, आपके दोनों के दोनों जो है तो क्या बने हुए हैं, नोड ग्रुप। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया होगा, कहाँ गया, आपने वो पूछा भी है, गेट नोड, ये वाला, राइट। तो आपके मन में क्वेश्चन आया, आपने पूछा भी कि सर यहाँ पर जो आपका नोड है इसमें से मास्टर नोड कौन सा, वर्कर नोड कौन सा, राइट। तो देखो ये दोनों जो है ना सर, ये दोनों ही आपके वर्कर नोड है, क्योंकि यहाँ पर मास्टर नोड आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मास्टर नोड जो होता है वो मैनेज करता है AWS। तो इसलिए ये आपका हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन करके रखता है आपका AWS आपके मास्टर नोड के लिए। समझ में? तो ये था कि आप कैसे एक EKS क्लस्टर बना सकते हो। ठीक है, कल इसके आगे डिस्कस करेंगे। इसके अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर जैसे आएंगे हेल्थ इशू क्या होता है, कुबरनेटिस लेवल क्या होता है, अपडेट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब पूरा डैशबोर्ड का एक आपको ओवरव्यू देना है कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये कैसे वर्क करता है, कुबरनेटिस से कैसे डिफरेंट होता है, ये वो सारी चीज़ें। सर ये कुबरनेटिस को हम डैशबोर्ड भी तो एक्सेस कर सकते हैं ना? कौन सा कुबरनेटिस, जो अपन ने ओपन सोर्स वाला पढ़ा है? किसी का हाँ, लेकिन क्या है कि जो आपका ये कुबरनेटिस है ना, ये CLI पे ज़्यादा बेटर होता है, इसलिए इसको CLI पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलो। हाँ, तो अभी यहाँ पर क्या करना है, आपको डिलीट करना है। तो कुछ नहीं, जहाँ पर आपने क्रिएट लिखा था उसकी जगह पे आप चला दीजिए डिलीट कमांड। तो ये क्या करेगा, आपका जो क्रिएट हुआ है वो सारा का सारा डिलीट कर देगा। हाँ, अब क्या करें, नहीं करते हैं तो वो चार्जेस भी तो जनरेट हो